back. So all the CTET aspirants who are waiting for CTET 2020, we are here with you. आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए एक धमाका वीडियो। उससे जो भी अब सीटेट एग्जाम का वेट कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे देने वाले हैं या दे चुके हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। तो जान लेते हैं, आगे जानेंगे हम लोग और क्या क्या इस वीडियो में। उससे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें सीटेट एग्जाम देने से पहले पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये एग्जाम जो है पेन पेपर बेस्ड है, ऑफलाइन एग्जाम होता है पेन पेपर बेस्ड। नेक्स्ट इज इंग्लिश हिंदी, दो इंस्ट्रक्शन के इसके मीडियम है, इंग्लिश है या हिंदी है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एमसीक्यू, जिसमें आपको एक उसके चार आंसर्स में से, चार ऑप्शंस में से आपको एक पे टिक लगाना होगा कि कौन सा वो आंसर उसका सही है। नेक्स्ट है 230 आवर्स का ये एग्जाम है, जिसका मतलब है 150 मिनट्स। 150 मिनट्स, उसमें 150 ही क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। तो 150 मिनट्स, 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स। नेक्स्ट है ये बीएड, जो उनके लिए अच्छा है जो बीएड कर चुके हैं, वो बीएड कर चुके हैं वो दोनों एग्जाम्स दे सकते हैं, पेपर 1 भी पेपर 2 भी। ये हमारा जो सीटेट है वो दो पेपर्स में डिवाइडेड है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 है प्राइमरी स्टेज के लिए, पेपर 2 है एलिमेंट्री स्टेज के लिए। प्राइमरी स्टेज मतलब 1st to 5th, जो 1st to 5th को पढ़ाना चाहते हैं वो प्राइमरी स्टेज का देते हैं। एंड ये है 6th to 8th, जो हमारा एलिमेंट्री स्टेज का है, वो जो बीएड वाले हैं दोनों दे सकते हैं, जैसे कि हमने बात की। इसमें भी 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स का होता है। इसमें भी 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स का होता है। इसमें हमारे 5 सेक्शन होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, उनके 5 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन 30 मार्क्स का होता है। इसके अकॉर्डिंग हमारे टोटल होता है 150 मार्क्स, जैसे कि हमने बात की। 150 मार्क्स का ये एग्जाम होता है पेपर 1, ये भी 150 मार्क्स का ही होता है। इसमें भी हमारे डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, तो इसमें एक सेक्शन सीडीपी भी होता है और अदर सब्जेक्ट भी होते हैं, बेसिकली सोशल स्टडीज, साइंस, ये सब भी इसमें होता है। लेकिन आज हम मेनली पेपर 1 की बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो पेपर 1 वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है, पेपर 2 वालों के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में आगे हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी जानेंगे, जो एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो इस वीडियो में बने रहिए इस जो टिप्स और ट्रिक्स को जानने के लिए, क्योंकि वो टिप्स और ट्रिक्स हमने खुद यूज़ की हुई हैं, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। इस वीडियो के लिए पहले आप एक काम कर सकते हैं, आप इसका टेस्ट भी कर सकते हैं। आप अभी एक अपना सॉल्व कोई भी सैम्पल पेपर ले लीजिए, सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर नेट पे भी मिल सकते हैं। आप बताएंगे तो हम उन्हें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे। एंड फिर आप ये वीडियो पूरी देखिए, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार, जितना आप फोकसली, जितना 100% इस वीडियो को देख सकते हैं, 100% दे सकते हैं, उतनी बार इस वीडियो को देखिए। एंड देन दोबारा अपना एक सैम्पल पेपर करिए सीडीपी का। मैं यहाँ सीडीपी की बात कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो टोटली हमारी सीडीपी से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग सारे सीडीपी के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार रिपीट जो टॉपिक्स रिपीट होते हैं। और जैसे हम 30 मार्क्स का ये पेपर है, तो हम ये नहीं, 4 to 5 मार्क्स ऐसे होते हैं जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, या 4 to 5 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कोई नहीं बता सकता कि क्या आएंगे। तो हम अपने सिक्योर कर सकते हैं 25 मार्क्स। आप पूरा कोशिश कीजिए कि ये वीडियो आप एंड तक देखें, वो टिप्स और ट्रिक्स को भी आप जानें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। आगे इस वीडियो में बने रहिए, आगे देखिए सीडीपी के सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड चलो, let's study about inclusive education. These 4 terms that are inclusion, integration, exclusion and segregation. If you don't know about these terms and difference between these terms, you can watch our previous video about all these terms. Now let's study this inclusion. Inclusion means कि सब बच्चों को एक साथ और एक ही क्लासरूम में, एक ही प्लेस पर, एक ही करिकुलम के साथ पढ़ाना। वहाँ पर चाहे गिफ्टेड बच्चे हों, सारे ही बच्चे इंक्लूड होंगे, स्पेशल नीड वाले बच्चे हो, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई SC ST, कोई भी कैटेगरी है, सबको एक साथ पढ़ाना इस इंक्लूसिव एजुकेशन।
इंक्लूसिव एजुकेशन का हमारा एक जो स्लोगन है वो क्या है, एजुकेशन विद ऑल फॉर ऑल। जो भी है जो यही कहता है, एजुकेशन फॉर ऑल विद ऑल, सबके साथ और सबके लिए एजुकेशन, और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सबकी एक ही तरह की एजुकेशन होगी। इंटीग्रेटेड एजुकेशन, आपको उसके बारे में पता होगा कि उसमें क्या डिफरेंस है इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव में। इंटीग्रेटेड में जो स्पेशल बच्चों के नीड्स हैं उन्हें कैटर नहीं किया जाता, उनकी कुछ अलग थोड़ी नीड्स होती हैं, उन्हें कैटर करना उसमें मुश्किल होता है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन को हटाकर अब इंक्लूसिव एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन हमारे 1974 से 2009 तक थी। उसके बाद देन आफ्टर 2009 इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ाया गया, उसे लाया गया इंक्लूसिव एजुकेशन। MSJE मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक अपनी जो मिनिस्ट्री है, नोडल एजेंसी, उसे हेल्प की और एक सेपरेट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनाई हमारे डिसेबल्ड बच्चों के लिए। इन 2006 उसे डेवलप करना स्टार्ट किया। 2009 तक पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन आ गई थी। इंक्लूसिव एजुकेशन रन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन कोलैबोरेशन के प्रिंसिपल पे रन करती है। उसके कुछ की स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे टीचर्स, पीयर्स। की स्टेक होल्डर्स मतलब जिन पर वो जिनके जो एक तरीके से हेल्प करेंगे उस एजुकेशन को बढ़ावा देने में, बच्चों को संभालने में, उनकी नीड्स को पूरा करने में। उनमें कुछ है टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स, कम्युनिटी मेंबर, रिसोर्स टीचर्स एंड एजुकेशनल अथॉरिटीज़। ये सब हमें हमें ये भी जो हम नॉर्मल एजुकेशन करते हैं उसमें भी ये सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं, और इसमें भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सबका इंक्लूसिव एजुकेशन में। सक्सेसफुल इंक्लूसिव एजुकेशन जब तभी हो सकती है जब ये सब अपना रोल अच्छे से प्ले करें, अपना 100% दें। ये डायग्राम है, जैसे हम इसमें देख पा रहे हैं, ये एक्सक्लूजन है, ये इंटीग्रेशन है, ये हमारा इंक्लूजन है, और ये है सेग्रीगेशन। तो ये इस छोटे से डायग्राम से ही हमने ये चारों टर्म्स समझ ली थी। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसे अपना जो हमारा आई बटन है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। थैंक यू। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो हियर इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। आइए शुरू करते हैं। डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होता है? निदानात्मक शिक्षण को ही कहते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग। क्या है ये? इट इज़ अ प्रोसेस टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर द लर्नर कमिट मिस्टेक। ये एक तरीका है जिससे हम पता करते हैं कि बच्चा कहाँ पे मिस्टेक कमिट कर रहा है, कहाँ पे उसको दिक्कत आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बच्चे को एक चैप्टर पढ़ाया, उसका टेस्ट लिया हमने। वो जो टेस्ट था वो क्या है? हमारा डायग्नोस्टिक टीचिंग है। पता करने का तरीका है कि हमने बच्चे को जितना पढ़ाया उसमें से कितना उसने ग्रास्प किया और कितना उसको समझने में दिक्कत आई, और दिक्कत आई तो क्यों आई। क्रूशियल स्टेज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ये एक क्रूशियल स्टेज है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। टू फाइंड द प्रॉब्लम, इसका मेन मोटिव क्या है? पता करना कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बच्चे को एक चैप्टर करवाया, ले लेते हैं एक साइंस का चैप्टर करवाया, हमने फिर उस चैप्टर का टेस्ट लिया और हमने डिसाइड किया कि हम 30 मार्क्स का चैप्टर का टेस्ट लेंगे और 25 से अबव और 25 वाला बच्चा ठीक है, उससे कम वाले बच्चे को हम डायग्नोस्टिक या रेमेडियल टीचिंग देंगे। देखते हैं आगे। आइडेंटिफाई द स्टूडेंट। सबसे पहले हमने क्या करा? स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करा। उसके लिए हमने क्या कर दिया? एक स्कोर सेट कर दिया चैप्टर पढ़ाने के बाद कि 25 से बिलो वाले बच्चे कहाँ आएंगे, उनको हम आइडेंटिफाइंग लिस्ट में डालेंगे अपनी। फिर है एनालाइज द मिस्टेक्स। अब पता करना है कि जो बच्चे 25 से कम स्कोर कर रहे हैं उनको मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हो रही हैं, उनकी कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, ये हमने एनालाइज करना है। फिर डिस्कवर द रीज़न। अब उन्होंने वो जो मिस्टेक करी है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। क्या पता जो मैंने पढ़ाया, मतलब हमने बच्चों को पढ़ाया है, वो तरीका सही ना हो उस बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग। तो मे बी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस गलत हो, और मे बी बच्चे को समझ ना आया हो और बच्चे ने उसको किसी गलत तरह से मिसलीड तरह से समझ लिया हो। तो यहाँ पे दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, मे बी टीचर इम्प्रूव करे और मे बी बच्चे को इम्प्रूव करवाना पड़े। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग रेमेडियल टीचिंग। इसके बाद हम पता कर लेते हैं, हमें मालूम पड़ जाती है दिक्कत कहाँ है, तो हम बच्चे को रेमेडियल टीचिंग देते हैं। अब रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, आइए देखते हैं। रेमेडियल टीचिंग क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द लर्निंग गैप्स एंड प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सपोर्ट टू स्टूडेंट इज कॉल्ड रेमेडियल टीचिंग। पता करना कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे लर्निंग गैप्स हुए हैं, और उसके लिए रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करना। अब आप बोलेंगे आइडेंटिफाइंग द लर्निंग गैप्स तो यहीं पे हो गया, लेकिन क्या बिना
डायग्नोस्टिक रिमीडियल पॉसिबल है नहीं, इसलिए हमें डेफिनेशन में साथ में लेके चलना पड़ता है कि जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं लर्निंग गैप्स को और उसके बाद जो टीचिंग प्रोवाइड करते हैं वो हमारी होती है रिमीडियल टीचिंग। इसको हम करेक्टिव टीचिंग भी कहते हैं। अब इसको करेक्टिव टीचिंग दोनों के टर्म्स में कहेंगे, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट। क्या पता गलती मेरी हो, क्या पता मैंने बच्चे को सही से समझाया ना हो, मेरा पढ़ाने का तरीका सही ना हो, तो यहाँ पे मैं अपने आप को भी करेक्ट करूँगी। और क्या पता बच्चे को कहीं पे मिस गाइडेंस हो गई हो, समझ में ना आया हो, तो वहाँ पे मैं बच्चे को भी करेक्ट करूँगी। तो ये दोनों के लिए करेक्टिव टीचिंग है। नेक्स्ट इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स कह लो या फिर तरीके देखते हैं क्या है। अब हमें रेमेडियल टीचिंग बच्चे को देनी है तो उसके तरीके क्या हैं। पहला, इंडिविजुअलाइज टीचिंग। हम बच्चे को इंडिविजुअलाइज टीचिंग देंगे। इंडिविजुअलाइज टीचिंग क्या होती है, किसी एक बच्चे को अकेले या अलग से सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाना, वो होती है इंडिविजुअलाइज टीचिंग, इंडिविजुअल को। नेक्स्ट है ग्रुप टीचिंग। कभी कभी क्या होता है, बच्चे टीचर से ना समझ के पीयर से ज़्यादा अच्छे समझते हैं, तो हम ग्रुप्स बना लेते हैं कि 4-4, 5-5 बच्चों का ग्रुप एक दूसरे को पढ़ाएंगे। आपने भी ध्यान दिया होगा, कुछ टॉपिक आपको खुद उतने अच्छे से नहीं आते जब टीचर पढ़ाती है, लेकिन आपके फ्रेंड्स आपको समझाते हैं तो आपको जल्दी समझ में आते हैं। इसलिए ग्रुप टीचिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। वन स्किल वन टाइम। रेमेडियल टीचिंग में इंपॉर्टेंट है कि हम एक बार में एक स्किल लें, क्योंकि अगर हम एक से ज़्यादा स्किल लेंगे तो वो रेमेडियल टीचिंग नहीं है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। वो पहले से दिक्कत में आप साथ में 3-4 चीज़ें, वो करेक्ट नहीं है। वन स्किल एट वन टाइम। डिवाइड द लेसन इनटू पार्ट्स। अब बच्चा एक साथ उस लेसन को नहीं समझ पा रहा है तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि वो स्मॉल सेक्शंस को समझ सके क्लियरली, और फिर बाद में एक बार में करवाएंगे। सो हमने पता करा क्या होता है डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग। इसके एंड पॉइंट्स थे, प्रोवाइड फीडबैक एंड सपोर्ट टू द बोथ स्टूडेंट एंड टीचर। ये प्रोवाइड करता है फीडबैक एंड सपोर्ट दोनों को, स्टूडेंट्स को भी टीचर को भी। सिमिलरली हेल्प स्टूडेंट एज वेल एज टीचर टू इम्प्रोवाइज। तो हमारी डायग्नोस्टिक टीचर हो या फिर रेमेडियल टीचिंग, दोनों की दोनों स्टूडेंट एज वेल एज टीचर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टीचर को भी इम्प्रोवाइज करने का मौका देता है और बच्चों को भी। और समटाइम्स बच्चे अपने आप ही मोटिवेट होकर अपने टेस्ट से खुद भी इम्प्रोवाइज करते हैं। तो यहाँ पे टीचर खुद के ऊपर काम कर सकती है, बच्चे के ऊपर काम कर सकती है, और बच्चा खुद के ऊपर भी काम कर सकता है। तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया हो फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। Now let's study about cognitive developmental theory by Jean Piaget, who are also father of developmental child psychology. So वो हमारे father of child psychology भी कहे जाते हैं, जो कि थे स्विट्जरलैंड से। ये भी पूछा जाता है बहुत बार सीटेट में कि जीन पियाजे कहाँ से थे, तो वो स्विट्जरलैंड से थे। स्टडीड द डेवलपमेंटल ऑफ हीज 3 चिल्ड्रंस बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर। उन्होंने खुद के ही 3 बच्चों पे अपना जो भी प्रोसेस था वो अप्लाई किया था, उनके बिहेवियर को स्टडी किया था अपने ही 3 बच्चों के। 3 चिल्ड्रन इज अ एक्टिव क्रिएचर और टाइनी साइंटिस्ट। उनका ये मानना था कि बच्चा एक क्रिएचर है, एक्टिव क्रिएचर है और एक टाइनी साइंटिस्ट है, खुद ही एक्सप्लोर करता है चीज़ों को एनवायरनमेंट में। चाइल्ड शुड बी टॉट अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंटल स्टेजेस। चाइल्ड को उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस जो कि पियाजे ने दिए हैं उनके अकॉर्डिंग ही उन्हें टॉट करना चाहिए, टीच करना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। सो ही सपोर्ट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। पियाजे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। अब हम ये उनकी कुछ स्टेजेस पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ टर्म्स जो उन्होंने दी थी, मेंटल स्ट्रक्चर। मेंटल स्ट्रक्चर मतलब जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है उसके बाद वो चीज़ें जो देखता है, सुनता है, समझता है, पहली जो भी चीज़ें वो देखता, सुनता, समझता है और उन्हें अपनी ब्रेन में स्टोर करता है, उसे बोलते हैं मेंटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा होता है हमारा बिहेवियर अकॉर्डिंग टू मेंटल स्ट्रक्चर। बहुत लोग हम जो स्कीमा है और मेंटल स्ट्रक्चर को एक भी बोलते हैं, बट ये अलग भी बोले जा सकते हैं। स्कीमा होता है बिहेवियर जो हम मेंटल स्ट्रक्चर जो हमारा क्रिएट होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ न्यू सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो जो न्यू सीखते हैं हम उनमें ऐड करते जाते हैं। हमारी ब्रेन में भी एक लाइब्रेरी होती है जिसमें हम चीज़ों को स्टोर करते रहते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें ही न्यू नॉलेज को स्टोर करना, ऐड करना, वो होता है एसिमिलेशन। नेक्स्ट है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब चेंज करना, सिर्फ स्टोर ही नहीं। जैसे मुझे आज कुछ जो मुझे पहले चीज़ें पता थी उसी के बारे में कुछ नया पता चला तो मैं उन्हें एकोमोडेट करूँगी, मैं उन्हें कुछ चेंज करके सीखूँगी।
नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। जब हम लोग कुछ नया देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो हम या तो एसिमिलेट करते हैं या अकोमोडेट करते हैं। उनके बीच में जब ह्यूमन बीइंग बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, उस सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब है हमारी स्टेजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के पर्पज से। इसमें पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए, उन चारों को मैंने एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश की है। कनेक्ट करके होप हमें अच्छा समझ आएगा। मुझे तो कनेक्ट करके अच्छे से, जैसे मैंने स्टडी किया, मैंने वही आपके लिए यहाँ पे टेबल बनाई है स्टडी करने के लिए। इजीली हम टर्म्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी है टर्म्स को जानना और उसे, क्योंकि सीटेट में जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर टर्म्स हैं, मैंने लिखी है टर्म्स, उन्हें मैं समझाऊंगी भी। तो अब सीटेट में टर्म्स आती हैं, उस टर्म्स को हमें पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज। स्टेज 1 सेंसरी मोटर, जो कि है 0 to 2 years। स्टेज 0 to 2 years, जिसकी एज है 0 to 2। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल 2 to 7 years, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 years एंड फॉर्मल ऑपरेशनल 11 to 14 या 15 भी बोल सकते हैं, अलग अलग है। 14 भी हो सकता है, 14 भी, दोनों ही राइट है। तो पहली सेंसरी मोटर, थ्रू सेंसेस। बच्चा इसमें देखकर, सुनकर, और हमारे जितने भी सेंसेस होते हैं, टेस्ट से, स्मेल से, टच से, जो भी एक्सपीरियंस करता है वो सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करता है। इमिटेशन, इमिटेशन मतलब बच्चा इमिटेट करता है। अगर हम उसके सामने फेसेस बनाते हैं तो वो ट्राई करता है फेसेस बनाने की, स्माइल पास करता है। और उसके बाद है स्टार्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इस 7 to 11 ईयर्स में बच्चा सिर्फ स्टार्ट करता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। वो स्टार्ट करता है, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें वो अपने इन्वायरमेंट में 7 ईयर्स तक देख चुका होता है। जो भी चीज़ें उसके आसपास इन्वायरमेंट में होती है, अब उसने एप्पल पहले से देखा हुआ है, अब हम उसे बोलेंगे कि एप्पल, तो उसके माइंड में इमेज क्रिएट होगी, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो वो तब तक स्टार्ट कर देता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एंड 11 to 14 ईयर्स में कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी डेवलप हो जाती है, क्योंकि 11 ईयर्स तक वो सब चीज़ें देख चुका होता है अपने इन्वायरमेंट में, जो वो एब्स्ट्रैक्टली सोच सकता है हर चीज़। नेक्स्ट है फील एंड ऑब्जर्व। बच्चा फील करता है, ऑब्जर्व करता है, दीवारों को देखता है, जब हम टच करते हैं उसे फील करता है, अलग अलग हर चीज़ आपने देखो वो पकड़ने की कोशिश करता है, मुंह में लेने की कोशिश करता है। उससे सबसे ज़्यादा सेंसेशन अपने माउथ से मिलता है, तो वो हर चीज़ मुँह में डालना ये करता है। नेक्स्ट में ऑब्जर्व एंड एक्सप्लोर करता है। जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, देखता है सब क्या क्या है, कौन है, कोई नया पर्सन दिखता है उसे देखता रहता है, वो कुछ अलग दिखता है तब, और वो एक्सप्लोर करता है साथ में। नेक्स्ट है हमारे इसमें फॉर्म स्कीमा। इस स्टेज में हमारी जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें बच्चा स्कीमा फॉर्म करता है। स्कीमा हमने पढ़ा, उसका हमारे मेंटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो बिहेवियर होता है वो होता है स्कीमा। इसमें स्कीमा फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है बच्चे का। इसमें एसिमिलेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारे जो थर्ड स्टेज है उसमें एकोमोडेशन स्टार्ट हो जाता है और लास्ट में इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे को 8 मंथ्स से वो स्टार्ट कर देता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। 8 मंथ तक उसे नहीं पता होता। जैसे बहुत बार आपने खुद भी देखा हो बच्चों के सामने, हम कुछ 8 मंथ तक से छोटे बच्चे के सामने आप खुद भी करके देखिए कि कोई हम चीज़ दिखाते हैं उसे, फिर हम उसकी आइज से हटा देते हैं, अपने जैसे छुपा दी, तो उसे लगता है वो चीज़ है ही नहीं। अब उसके सामने थी तो वो है, अब हमने उसे बोले कोई ले गया या वो चली गई तो वो मान लेता है। लेकिन 8 मंथ्स के बाद जब हम ऐसा करते हैं तो वो ढूंढता है कहाँ है, चारों तरफ आगे पीछे देखना। तो वो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि मेरी आंखों के सामने है तब भी वो चीज़ है, मेरी आंखों के सामने वो चीज़ नहीं रहेगी तब भी वो चीज़ है, वो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ट्रायल एंड एरर, तो बच्चा ट्राई करता है, एरर करता है, ट्राई करता है, एरर करता है। बहुत चीज़ों को, बहुत बार वो गर्म ग्लास को, कटोरी को छू लेता है और फिर वो दोबारा से छूता है उसे पता नहीं होता कि वो गर्म है, फिर से वो छूता है, वो ट्राई करता है, एरर करता है, फिर एक टाइम पे वो उसे पता चल जाता है हाँ ये गर्म होगा तो मुझे इसे नहीं छूना। नेक्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट इज फास्टर। आपने देखो सबसे ज़्यादा हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो 0 to 2 ईयर्स में ही होता है। सबसे ज़्यादा बच्चे एकदम से बड़े होते जाते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट उनकी बहुत जल्दी बढ़ती है। फिर धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती जाती है फिजिकल डेवलपमेंट कम होती जाती है, धीरे धीरे होती जाती है। यहाँ पे हमने ईगोसेंट्रिज्म,
हमारा आगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है, यहाँ पे ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। ईगोसेंट्रिज्म, इसका मतलब है कि जैसा बच्चे को लगता है, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं थिंक करता हूँ, ऐसे ही पूरा वर्ल्ड, हर चीज़ सोचती है, वैसे ही जैसा मैं हूँ वैसे ही हर चीज़ है, वो ईगोसेंट्रिक हो जाता है। नेक्स्ट है कॉपिंग। इसमें बच्चा इमिटेशन वो करता है, चीज़ों को फील करता है, ऑब्जर्व करता है। इसमें करता है कॉपी, कॉपी करता है दूसरों की, ये करना, अब ऑब्जर्व किया होगा, कॉपी करता है बच्चे। एनिमिज्म, एनिमिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। 4 to 7 ईयर्स में ये डेवलप होती है, 4 से स्टार्ट होती है और 7 ईयर तक पूरी कम्प्लीटली डेवलप हो जाती है। एनिमिज्म मतलब कि बच्चा जैसे बच्चे क्या कहते हैं एनिमिज्म में, हाँ वो सोचता है हर चीज़ जिंदा है, जैसे मुझे पेन हो रहा है, अगर मैं अपने टॉय को भी मारूंगा उससे भी पेन होगा, और जैसे मतलब ऐसे होगा जैसे वो गिर जाता है बच्चा कोई, और हम लोग उसे कहते हैं कि हाँ मैंने फर्श को मारा है, फ्लोर को मारा है, तो उसे भी पेन हो रहा है, तो वो चुप हो जाता है रोते रोते। इसका मतलब कि अभी तक वो उस स्टेज में है, 4 ईयर से पहले उसका एनिमिज्म अभी डेवलप नहीं हुआ है। नेक्स्ट है रियलिज्म। रियलिज्म मतलब बच्चे अपने जो सपने होते हैं, ड्रीम्स होती है, इमेजिनेशन को सच मानते हैं कि हाँ ये सच है, जो मेरी ड्रीम्स है इमेजिनेशन है। इस स्टेज में है हमारी जो थर्ड स्टेज है, उसमें है एकोमोडेशन, हम लोग पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब कि वॉल्यूम, जैसे क्ले का मैं उसे कुछ बनाकर देती हूँ स्क्वायर, फिर मैं अगर उसे सर्कल बना दूंगी ना तो उसे लगेगा उसकी वॉल्यूम कम हो गई है, या कुछ भी वो सोच सकता है। उसका मतलब है कि अगर मैंने एक ग्लास में वाटर लिया और मैंने उसे कटोरी में कर दिया तो उसे लगेगा कि उसकी वॉल्यूम कम हो गई। उसे कंजर्वेशन का आइडिया नहीं है कि जैसे अगर वो इसमें इतना था तो वो उसमें भी उतना ही होगा, उसे लगेगा वॉल्यूम चेंज हो गई, कम हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम का कंसेप्ट आता है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कर मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद, मैं इन अलग अलग चीज, ये चीज़ इस कलर की है, कलर्स को क्लासिफाई करना, अपने लाइक्स को डिसलाइक्स को क्लासिफाई करना। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर मैं लिखती हूँ, यू कैन सी है 2 into 4 बराबर 4 into 2, ये है रिवर्सिबिलिटी। इस स्टेज में 2 to 4 ईयर्स, ये 2 to 7 ईयर्स में बच्चा जो है रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट नहीं जानता, उसे लगता है 2 into 4 बराबर 4 into 2 हो ही नहीं सकता, ये दोनों अलग है। यहाँ पे वो चीज़ डेवलप हो जाती है, उसे रिवर्सिबिलिटी पता है। 4 into 2 लिखूंगा तब भी 8 है, 2 into 4 करूंगा तब भी 8 ही है। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब बच्चे को लगेगा कि यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट है, लाइक सिर्फ मेरे अराउंड ही नहीं है चीज़ें, और भी अलग अलग चीज़ें हैं, डिसेंट्रलाइजेशन है। नेक्स्ट है हमारी 11 to 14 ईयर या 15 ईयर्स, इसमें कम्प्लीटली फॉर्म हो जाती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इक्विलिब्रियम हम पढ़ चुके हैं। सिस्टमैटिक थिंकिंग बच्चा डेवलप करता है, हर चीज़ का सिस्टमैटिक थिंकिंग। एंड इस स्टेज में लॉजिकल, साइंटिफिक और हाइपोथेसिस थिंकिंग, हम बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, रीजनिंग करता है, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है, हाँ इसके पीछे क्या रीज़न है, ये ऐसा क्यों हुआ, दही कैसे जमी, सब चीज़ें साइंटिफिक। हाइपोथेसिस करता है, हाँ ये करूँगा तो ये हो सकता है, हाइपोथेसिस बनाता है। तो ये होता है। अगर इस स्टेज में, इन सब स्टेजेस में ऐसा है, अगर इस स्टेज में एसिमिलेशन पूरी तरह डेवलप हो गया, इसका मतलब वो स्टार्ट हो गया था इस स्टेज में। अगर यहाँ पे एकोमोडेशन डेवलप हुआ, इसका मतलब वो स्टार्ट हुआ था इस स्टेज में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बच्चे का रिवर्सिबिलिटी कब स्टार्ट हुई, उसने पूछा स्टार्ट हुई, तो आप ये स्टेज नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सेकेंड स्टेज में स्टार्ट हुई। अगर वो पूछता है कि इक्विलिब्रियम कब डेवलप होता है बच्चे का, स्टार्ट होना कब डेवलप होता है, स्टार्ट, तो वो होगी थर्ड स्टेज। यहाँ पे तो पूरी तरह डेवलप हो गया, स्टार्ट कब हुआ, इस स्टेज में। तो ये था हमारा पूरे चारों स्टेजेस, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप इससे कनेक्ट करेंगे तो बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। चलो अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी हैव कम ओवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेट्स स्टार्ट। ग्रोथ फ्रॉम प्रेगनेंसी टू मैच्योरिटी, ग्रोथ अकर्स फ्रॉम प्रेगनेंसी टिल मैच्योरिटी, जब तक मैच्योर नहीं होता। एंड डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ, कंसेप्शन से लेकर डेथ तक हमारा डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इज चेंजेस इन ग्रोथ
ग्रोथ आर क्रिएटिव। ग्रोथ में जो भी चेंजेस होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट होता है। हमारे हाइट बढ़ रही है वो भी क्रिएटिव है, बोथ क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव। डेवलपमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो क्रिएटिव भी होते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी, मतलब वो बढ़ते भी हैं घटते भी हैं। जैसे हमने कोई स्किल सीखी, मे बी अगर हमने सीखी तो वो हमारा क्रिएटिव हुआ, लेकिन अगर हमने कुछ टाइम तक उसे प्रैक्टिस नहीं किया और हम भूल गए तो वो डिस्ट्रक्टिव है। नेक्स्ट है ग्रोथ अकर्स आफ्टर सम डेवलपमेंट। ग्रोथ डेवलपमेंट के बाद होती है स्टार्ट। इसका एक प्रूफ भी है, जैसे हमने यहाँ पे बात की प्रेगनेंसी। ग्रोथ प्रेगनेंसी से स्टार्ट होती है और डेवलपमेंट है कंसेप्शन से। जैसे कि हमें पता है पहले कंसेप्शन होता है फिर उसके बाद प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे हमें जैसे पता चल रहा है कि पहले कंसेप्शन होता है तो पहले डेवलपमेंट होता है एंड देन हमारी ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट अकर्स फर्स्ट, ऑब्वियस। सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ लीड्स टू ओल्ड एज। जो ग्रोथ की सीक्वेंस है वो हमें ओल्ड एज की तरफ लेकर जाती है, ओल्ड एज। एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोवाइड मैच्योरिटी। जो हमारी सीक्वेंस होती है डेवलपमेंट की वो हमें मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाती है, धीरे धीरे हम लोग मैच्योर होते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल चेंजेस। ग्रोथ इंक्लूड फिजिकल चेंजेस, हाइट, वेट एट्सेट्रा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे डेवलपमेंट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। ऑल चेंजेस अकर्स, जितने भी हमारे डोमेन्स हैं वो सब हमारे आते हैं डेवलपमेंट में। नेक्स्ट इज सेल्यूलर या ग्रोथ। जो हमारी ग्रोथ होती है वो सेल्यूलर होती है, हमारे सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे इवन हमारे जो नेल्स है वो भी, हमारे जो सेल्स बढ़ते हैं इंक्रीज होते हैं, वो हमारी सेल्यूलर ग्रोथ है, ये भी एक ग्रोथ है। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। इसमें हमारा कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डेवलप होता है। जो ग्रोथ है वो हमारा नैरो कंसेप्ट है एंड डेवलपमेंट वाइड कंसेप्ट है। नैरो कंसेप्ट है ही हमारा, हमें पता है वो सिर्फ मैच्योरिटी तक होता है ग्रोथ, ये भी पॉइंट है। और जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा डेप्थ तक होता है। जो ग्रोथ है उसमें सिर्फ हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट में हमारे सारे ओवरऑल चेंजेस होते हैं। तो ये वाइड कंसेप्ट हुआ। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव मेजर्ड। हाइट वेट हम लोग मेजर कर सकते हैं, वेइंग मशीन में हाइट मेजर कर सकते हैं। और डेवलपमेंट होती है कैन नॉट बी मेजर्ड। डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड, हम उसे मेजर नहीं कर सकते कि हमारे कितने इमोशंस डेवलप हुए। नेक्स्ट है कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग ग्रोथ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और लेकिन हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मे बी वी कैन प्रिडिक्ट। ये था हमारा डिफरेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस डिफरेंस से हमें समझ आ जाएगा ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। ये एक चीज नहीं है, दो अलग चीजें हैं। काफी लोग इसे एक ही कंसिडर करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर सेम, बट दे आर डिफरेंट। now let's talk about principles of development. There are some important principles. First is continuous development. हमारा हमने पढ़ा कंसेप्शन से लेकर डेथ तक, तो इसका मतलब कंटिन्यूस है, पूरा होल लाइफ हमारा डेवलपमेंट चलता है। नेक्स्ट इज पैटर्न। दो पैटर्न होते हैं, स्पेडोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमल डिस्टल। स्पेडोकॉर्डल में होता है हेड टू टो डेवलप होता है। जैसे बच्चा पहले आपने देखा होगा पहले हेड कंट्रोल करना सीखता है, फिर हमारी मिडल बॉडी, फिर हमारे लेग्स, वो खड़ा होना चलना ये सीखता है। तो हेड टू टो डेवलपमेंट होता है जिसे बोलते हैं स्पेडोकॉर्डल। प्रोक्सिमोडिस्टल मतलब सेंटर टू आउटवर्ड। पहले वो अपने स्पाइनल कोड कंट्रोल करना, फिर वो आउटर बॉडी अपने कंट्रोल करना सीखता है। तो ये होता है, ये हमें पता है, नॉर्मली हम जानते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन एक टर्म होती है जो एग्जाम में आती है, कभी प्रोक्सिमोडिस्टल दे दिया, स्पेडोकॉर्डल दे दिया, तो ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर ऐसा होता है कि हमें आते हुए भी वो चीज़ हम गलत कर देते हैं। नेक्स्ट इज कोरिलेशन। अगर मैं कोई स्किल सीख रही हूँ और मैंने कुछ डेवलपमेंट मेरी बॉडी में हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ उसी से, लाइक मैं अगर हैंड को मैं मूव करना सीखी हूँ, तो मैं किस डायरेक्शन में मूव करना है वो मेरा ब्रेन यूज, अगर मुझे वो चीज़ चाहिए वो उस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड, तो मैं राइट हैंड लेकर जाऊंगी। मेरा उसमें मेंटली मैं सोच रही हूँ, ब्रेन यूज हो रहा है, मेरी आईज से देख रही हूँ, मैं टच करूँगी उसे, तो मेरे सब यहाँ पे कोरिलेशन हो रहा है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन का मतलब है कि जैसे मैंने एक स्किल सीखी है तो उससे मैं और भी चीज़ें कर, जैसे मैंने ग्रिपिंग सीखी है, ग्रिपिंग में हमारी ट्राइपॉड ग्रिप्स जो होती है, अलग तरह की हमारी ग्रिपिंग होती है, सब अलग अलग तरह की। एक होती है ट्राइपॉड ग्रिपिंग जिसमें 3 फिंगर्स यूज करते हैं लिखने के लिए, ठीक है। ये ग्रिपिंग अगर मैंने सीखी तो इससे मैं स्केच करूंगी, इससे मैं लिखूंगी, इससे मैं और भी चीज़ें पकड़ सकती हूँ अगर मैं ये ग्रिपिंग सीख गई हूँ। तो ये तो है इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज जनरल टू स्पेसिफिक।
जनरल टू स्पेसिफिक। जैसे बच्चा, एक एग्जांपल लेते हैं, हैंड्स को ग्रास्पिंग का ही ले लेते हैं कि पहले बच्चा ऐसे पूरे हर चीज़ को पूरे फुल हैंड में ग्रास्प करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो छोटी भी चीज़ होगी तब भी वो ऐसे ग्रास्प करने की कोशिश करेगा, फिर उससे नहीं होती वो। तो जैसे छोटा सा पिन भी है, वो भी वो ऐसे करने की, और ये होता है जनरल। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे पता चलता है हाँ ये मुझे ऐसे ऐसे करनी है, ग्रिपिंग ऐसे करनी है, तो ये है स्पेसिफिक। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रेट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबके हमें पता है, हर इंडिविजुअल अलग है, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट। तो इंडिविजुअली सबके रेट्स भी अलग होंगे ग्रोथ के। जैसे हम किसी दो लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते, हो सकता उनका पैटर्न सेम होता है, हाँ हमें पता है सबका डेवलपमेंट का पैटर्न सेम होता है कि पहले हाइट बढ़ेगी, मतलब पहले वो हेड कंट्रोल सीखेगा, ऐसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो सेम होता है, बट रेट सबके अलग हो सकते हैं, तो हम किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते उनके रेट के बेसिस पर। तो ये था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा हमने इजीली और फास्टली पढ़ने की कोशिश की। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इज आवर नेक्स्ट टॉपिक कॉलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट। कॉलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी स्टार्ट करने से पहले जरूरी है हम जाने मोरालिटी क्या होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नैतिकता। नैतिकता जो है एक सब्जेक्टिव टर्म है, सब्जेक्टिव इन द सेंस कि वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, हम उसको एक डेफिनेशन नहीं दे सकते, वो हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग अलग होती है, हर एक एज बार के अकॉर्डिंग अलग होती है। तो जो मेरे लिए मोरालिटी है, क्या पता वो किसी और को गलत लगे, तो उसका अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग उनकी मोरालिटी होती है। सो उन्होंने अपने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में 3 टर्म्स दिए थे। पहला है मोरल डेलिमा। मोरल डेलिमा क्या होता है, इसको हम आसान शब्दों में कह सकते हैं, एक धर्म संकट की सिचुएशन को मोरल डेलिमा कहते हैं हम। जैसे अगर जिस दिन आपका सीटेट का एग्जाम है उस दिन आपका कोई और एग्जाम भी हो जाए और दोनों में से आप कोई एक ही दे पाओ, तो वो क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप धर्म संकट में फंसे हो, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है और आपको किसी एक को चूज करना है, वो है हमारा मोरल डेलिमा। उसके बाद है मोरल रीजनिंग। आप मोरल डेलिमा से किस तरह से किस चीज को सही और गलत देखते हैं, वो हमारी मोरल रीजनिंग कहलाती है। फिर है हाइंस डेलिमा। जैसा कि मैंने बताया कि कॉलबर्ग ने बहुत सारे डेलिमास दिए थे, उसमें से एक बहुत फेमस था हाइंस डेलिमा। हाइंस एक पर्सन का नाम है जिसकी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार थी, उसको ऐसी बीमारी थी कि उसकी जान जा सकती थी, और उस बीमारी का इलाज सिर्फ एक केमिस्ट के पास था जो उस इलाज को 100 टाइम्स ज्यादा पैसों पे बेचता था। और हाइंस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको पे कर सके, उसने बहुत रिक्वेस्ट करी पर उसको वो नहीं मिली। तो एट द एंड उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो चोरी करे या तो वो अपनी बीवी को मरने दे, और उसने चोरी करी और अपनी बीवी को बचाया। तो उस बेस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि सही था, गलत था, या फिर ऐसा वैसा। इन क्वेश्चन के बेस पे ऐसे ही अलग अलग डिलेमास में ऐसे क्वेश्चंस बने, उनके बेसिस पे कॉलबर्ग ने अपनी ये मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी थ्योरी में 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दिए हैं। 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस, हर एक लेवल में 2 स्टेज है। तो स्टार्ट करते हैं लेवल 1, जो है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल जो है हमारा, जहाँ पे बच्चे की मोरालिटी 0 होती है, बच्चे को नहीं पता क्या गलत है क्या सही है, वो वही करेगा जो आप उसको बताते हैं। तो उसके अंदर स्टेज 1 है हमारा पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन। हर एक स्टेज के नाम में ही आपको उसका जिस्ट मिल जाएगा। वैसे अगर डिटेल में जाए तो बहुत लंबी थ्योरी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आप उसके वर्ड से ही उसको पकड़ पाए। पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, इस स्टेज में बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए ओबीडेंट बनता है। बच्चे को मालूम है कि मैं सामान गिराता हूँ तो मम्मा डांटती है, तो वो कोशिश करेगा कम से कम सामान गिराए ताकि वो ओबीडेंट बने और वो पनिशमेंट से बचे। इसलिए स्टेज का नाम है पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन। स्टेज 2 है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स ओरिएंटेशन। यहाँ पे बच्चा टिट फॉर टैट की स्टेज में आता है। क्वेश्चन आता है टिट फॉर टैट का कौन सा स्टेज है, तो सेकंड स्टेज है लेवल 1 में जो आता है। टिट फॉर टैट क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जैसा आप उसका करोगे वैसा वो करेगा। उससे किसी फ्रेंड ने उसको लंच दिया है तो वो उसको लंच देगा, किसी से उसकी लड़ाई हुई है तो वो भी उसको लड़ाई करेगा उसके साथ। तो यहाँ बच्चा टिट फॉर टैट की स्टेज में होता है। लेवल 2 है कन्वेंशनल लेवल। यहाँ पे बच्चे की मोरल डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही होती है, बढ़ रही होती है। स्टेज 3 में क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ओरिएंटेशन। इंटरपर्सनल मतलब बच्चा रिलेशनशिप्स डेवलप कर रहा होता है जहाँ पे उसको अच्छा बोला जाए। अच्छा इन द सेंस बच्चा वो सारी एक्टिविटीज करेगा जहाँ पे उसको गुड गर्ल या गुड बॉय के नाम से जाना चाहे। तो ये स्टेज फेमस है गुड गर्ल गुड बॉय स्टेज के नाम से, जहाँ पे बच्चा ऐसी एक्टिविटीज करता है जहाँ पे उसको गुड गर्ल गुड बॉय या प्रिजन मिलता है। वो एक्टिविटीज इस स्टेज में बच्चा बहुत ज्यादा करता है। स्टेज 4 है अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। अथॉरिटी मतलब लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। यहाँ पे बच्चा लॉ एंड ऑर्डर्स को जान लेता है, उसको मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर्स क्यों जरूरी है, करने चाहिए या नहीं, और वो हमारी भलाई के लिए है। तो यहाँ पे वो उनको मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो वो स्टेज में होता है अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन में।
लेवल 3 है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो इसका स्टेज 5 है हमारा सोशल कंट्रोल ओरिएंटेशन। यहाँ पे बच्चा एक बार लॉ एंड ऑर्डर से भी ऊपर उठ के देखता है कि क्या सच में अकॉर्डिंग टू सोसाइटी सही है। जरूरी नहीं है कि हर एक लॉ सही ही हो एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बच्चा सोशल कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब वो देख रहा होता है क्या पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव वो सोसाइटी के लिए कर सकता है। यहाँ पे वो सोशल कंट्रोल ओरिएंटेशन पे आ जाता है। फिर हमारा लास्ट स्टेज है स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस स्टेज पे बहुत कम लोग जा पाते हैं। यहाँ पे मतलब अपने आप से ऊपर उठ जाना, लाइक वहां पे अपने लिए कुछ नहीं करना, दूसरों के लिए ही करना है। सेल्फलेस ऑल्ट्रिस्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो होती है वो आती है यहाँ पे, जैसे महात्मा गांधी जिन्होंने अपने आप के बारे में छोड़कर दूसरों के लिए किया सब कुछ। तो वो जो स्टेज होता है हमारा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन होता है। तो ये थी हमारी पूरी डेवलपमेंट की थ्योरी, कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। इससे कुछ क्रिटिज्म है जो आते हैं। पहला कि ये थ्योरी जो है मोस्टली मेल्स के ऊपर की गई थी और ऐसा बोला गया कि फीमेल ज्यादा इमोशनली और केयरिंग होती है तो उनके आंसर्स डिफरेंट होते, तो लैब में भी थ्योरी डिफरेंट होती। सेकंड कल्चर वाइज थी, क्योंकि यहाँ पे इसको सिर्फ एक एरिया में देखा गया था इसलिए इसको कल्चर वाइज बोला गया। थर्ड, ये सबके सब एक सिचुएशन बेस्ड के ऊपर किया गया, डेलिमास के ऊपर किया गया, जो रियलिटी नहीं थी वो हाइपोथेसिस थी। तो ये उसकी कुछ कमियां थी जो एग्जाम्स में आती है। ये थी हमारी पूरी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी जो कोलबर्ग की थी। मैंने सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो एग्जाम में आते हैं, और अगर डिटेल में जाए तो ये थ्योरी बहुत बड़ी है, याद करना भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गई है। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। Now we have come across our social cultural development theory by Lev Vygotsky. लेव वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। उन्होंने एक थ्योरी दी थी सोसाइटी, उसमें बोला था उन्होंने कि सोसाइटी और कल्चर बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोसाइटी बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करती है बच्चे के डेवलपमेंट। जैसा वो बच्चे सोसाइटी होगी उसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, वैसे ही हमारा बच्चे का डेवलपमेंट होगा। जैसे सोसाइटी में ये भी आता है हमारे सराउंडिंग्स, जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे जिम्स, पार्क्स और डेवलपमेंट स्कूल्स अच्छे अच्छे। तो वैसे ही हमने देखा होगा कि जहाँ ये पार्क्स वगैरह होते हैं, बच्चे खेलते हैं, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, सब चीज़ें। और साथ में सोसाइटी का इन्वायरमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आप सुनाओ जैसी संगति होती है वैसे ही बच्चा बनता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो सोसाइटी एंड कल्चर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. Kinds of facilities available to child from society, the development will be the same. Now, stages of social characteristics. There are some stages of social characteristics which is given by Lev Vygotsky. The first is infantilism. Infantilism शिशु, जब बच्चा पैदा उसका सोसाइटी में भाग कितना होता है, वो कितना जानता है, सिर्फ अपनी मदर और फादर, दैट्स इट, इतना वो इन्फेंटिलिज्म में जानता है। एज अ नेक्स्ट इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में बच्चा स्कूल जाता है, उसका जो सोसाइटी में रोल होता है वो बढ़ता है, अपने फ्रेंड सर्कल को जानता है, टीचर्स को जानता है, स्कूल के बच्चों को जानता है, नेबर्स को भी जानने लगता है, तो वो होता है चाइल्डहुड में बढ़ जाता है। एडोलसेंस, एडोलसेंस में बच्चे सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं, ट्राई करते हैं, उनका एक अलग अपना ग्रुप बन जाता है, एक्टिविटीज़ सीखते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, तो इसमें और ज़्यादा इंक्रीज होता है उनका सोशल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट इज सब इम्पोर्टेंस। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने सुनी भी होंगी, पहले एग्जाम दिया तो आपने पढ़ी भी होंगी, और आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो उसकी स्टडी कर रहे हो उसमें भी आपने पढ़ी होंगी। ये सब कुछ टर्म्स बहुत इजी हैं और लेकिन इन्हें जानना ज़रूरी है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक एग्जाम्पल से जानते हैं, जैसे एक बच्चा है वो अपनी मदर के साथ कोई गेम खेल रहा है, लाइक ब्लॉक्स लगा रहा है, उसने ब्लॉक्स लगा रहा है, वो सब एक कलर के पहले लगा रहा है, फिर उसके ऊपर दूसरे कलर, फिर उसके बाद तीसरा कलर, उसने एक लेयर उसकी लगाई, फिर पिंक की लगाई, दूसरी लेयर उसने ग्रीन की लगाई, एंड थर्ड लेयर उसे रेड लगानी है, लेकिन उसने कोई और कलर बीच में लगा दिया, येलो लगा दिया। तो उसकी मदर उसे क्लू करेंगी कि हाँ ये थोड़ा सा हेल्प करेंगी उसे। तो उसकी डेवलपमेंट कितनी थी, जितना वो खुद कर सकता है वो उसका जोन है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, ठीक है। तो वो उसका डेवलपमेंट का जोन है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जितना उसे एक्चुअल आता है, इसे ZAD के नाम से भी जाना जाता है, वो भी ZAD, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जो बच्चे की एक्चुअल डेवलपमेंट है वो है जो उसे जितना आता है, जितना उसके वो डेवलप हो चुका है। नेक्स्ट है मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है, जैसे
हम भी जैसे अपने हमारे घर में बच्चे हैं तो हम उनके जैसे वो पूछते हैं हाँ मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है, मुझे बता दो कलरिंग कैसे करनी है, ये चीज़ें कैसे करनी है, न्यू चीज़ कैसे करनी है, तो हम उनकी जो थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं वो है हमारा तो उसमें जो हम होंगे वो मोर नॉलेजेबल अदर होगा, उसे जितना आता है वो जो हम इन्हें एंड में कनेक्ट भी करेंगे इन सब चीज़ों को। पहले हम जानते हैं कि ये सब है क्या, मोर नॉलेजेबल है कोई भी, अगर वो यूट्यूब से देख रहा है, आजकल यूट्यूब पे सब डिपेंड हो गए, सब हर चीज़ें सब ज़्यादातर हमें जो भी इवन डिशेस कोई नई ट्राई करनी है वो भी उसके भी सबसे पहले यूट्यूब पे जाना है, उस पर सर्च करना है, ये भी हम उस पर करते हैं। तो कोई नेट हो सकता है और बुक्स हो सकती हैं, बुक्स में देख सकते हैं, या हम हो सकते हैं, वो ह्यूमन बींग हो सकता है, वो सब मोर नॉलेजेबल अदर हैं जिनसे हमने हेल्प ली है। नेक्स्ट है स्कैप होल्डिंग, जिसे मैंने लिखा है मोर नॉलेजेबल अदर को MKO भी बोलते हैं, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट है स्कैप होल्डिंग, मैंने लिखा भी टेम्परेरी हेल्प, जो हम टेम्परेरी हेल्प करते हैं बच्चे की। लाइक मैंने बच्चे को हाँ हम राइटिंग सिखाते हैं तब हम उसका थोड़ा सा हैंड होल्ड करते हैं कि वो थोड़ा उसका हैंड कंट्रोल हो और वो लिखना सीखे, एंड देन धीरे धीरे हम उस हेल्प को हटा देते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली लिखने लगे। तो वो था मेरा स्कैप होल्डिंग, मैंने उसकी थोड़ी सी जो हेल्प की। नेक्स्ट है इंटरनलाइजेशन, जिसका एग्जांपल मैंने लिखा है मदर टंग। इंटरनलाइजेशन जो बच्चा खुद से सीखता है, अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है, लेकिन खुद सीखता है। जैसे उसकी मदर टंग हम उससे सिखाते तो नहीं, वो जैसे जैसे सुनता रहता है और तो वो वैसे वैसे सीखता रहता है कि दादा बाबा जो भी आपकी लैंग्वेज घर में यूज़ होती है वो वैसे ही सीखता है। जैसे इंग्लिश यूज़ होती है तो वो इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा जानेगा, हिंदी यूज़ होती है, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज यूज़ होती है तो वो वही सीखता है। तो वो उसका इंटरनलाइजेशन है, जो बच्चा खुद से डेवलपमेंट सीखता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हुआ जो जितना उसे एक्चुअल आता है। MK हुआ उसने जिससे हेल्प ली और काम और डेवलप होने के लिए या और काम करने के लिए। स्कैफोल्डिंग टेम्पररी हेल्प, जो हम उसे प्रोवाइड करते हैं, हम उसे हमेशा के लिए हेल्प नहीं प्रोवाइड कर सकते, फिर वो हम पे डिपेंडेंट हो जाएगा, वो खुद ही इंडिपेंडेंटली करे, इसलिए स्कैफोल्डिंग। इंटरनलाइजेशन उसने खुद सीखा है। नेक्स्ट है एक और चीज़ है चाइल्ड टॉक विद, उसने एक वाइगॉट्स्की ने एक और चीज़ बोली है प्राइवेट स्पीच। वो क्या है? चाइल्ड टॉक देमसेल्स टू गाइड देमसेल्स विच इज नोन एज प्राइवेट स्पीच। बच्चा आपने देखो खुद से एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें वो खुद से बातें करता है, ये है वो, मतलब मन मन में बोलता रहता है वो कुछ ना कुछ, तो वो खुद से बात करता है खुद से सीखने के लिए, जिसे बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। तो ये था हमारा सोशल कल्चरल थ्योरी वाइगॉट्स्की की। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक इज लर्निंग, जिसको हम कहते हैं अधिगम। देखते हैं रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। हमारे एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिस की वजह से जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है उसको हम कहते हैं लर्निंग। याद करना लर्निंग नहीं होता, जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस से उसको हम कहते हैं लर्निंग। कुछ एस्पेक्ट्स लर्निंग के, पहला लर्निंग कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अनलर्निंग, अनलर्निंग क्या होता है? अवॉइडिंग और स्टॉपिंग लर्न बिहेवियर। जब हम लर्न बिहेवियर को रिविजन में नहीं रखते, अवॉइड कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं किसी भी रीजन की वजह से, उसको हम, वो जो बिहेवियर है हमारा अनलर्निंग में चले जाता है। लेकिन जब उसको रिवाइज करेंगे तो वापस लर्न बिहेवियर में आ जाएगा। नेक्स्ट नॉट लर्निंग। नॉट लर्निंग क्या होता है? जैसे इम्प्रिंटिंग और मैच्योरिटी। इम्प्रिंटिंग मतलब कॉपी करना। जब हम किसी चीज को कॉपी करते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए हमने कॉपी करी है बट वो हमारे बिहेवियर में नहीं आया, तो वो क्या है? नॉट लर्निंग है। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ एक एज पे होनी है, तो वो हमारा एक लर्निंग नहीं है। लर्निंग हमें एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिस से आती है, तो मैच्योरिटी लर्निंग नहीं है। अब यहाँ पे हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज लर्निंग की पढ़ेंगे। वैसे लर्निंग की बहुत सारी थ्योरीज है। स्टार्ट करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग से। क्लासिकल कंडीशनिंग, हम सबको पता है क्लासिकल कंडीशनिंग डॉग वाला एक्सपेरिमेंट है, लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग डॉग वाला है या फिर ओपरेंट कंडीशनिंग डॉग वाला है। तो यहाँ पे एक तरीका बताती हूँ। डॉग कैसा हमारा क्लासिकल एनिमल है भाई, क्लासी एनिमल है। क्यों? वफादार होता है, इतना तो बोल ही सकते हैं, क्लासी एनिमल है। तो ये है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग। क्यों? क्योंकि डॉग के ऊपर की गई है। अब इसको दिया हमें इवान पावलोव ने। किसने दिया? इवान पावलोव में। साथ में याद करो, हो जाएगा, समझने की देरी है, सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। इवान पावलोव ने दी है SR थ्योरी। इसको SR थ्योरी क्यों कहते हैं? SR मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। यहाँ पे पहले स्टिमुलस आया, उसके बाद रिस्पॉन्स आया। स्टिमुलस क्या था? खाना। रिस्पॉन्स क्या था? सैल्यूशन, लार टपकना। इसलिए इसको कहेंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। फिर बात करते हैं इसके दो प्रिंसिपल की, जो है एसोसिएशन और सब्स्टिट्यूशन। ये हम पूरी थ्योरी में डिस्कस करेंगे, देखते हैं आगे।
फिर हिडन ऑब्जर्वेशन, इसकी ऑब्जर्वेशन कैसी थी, हिडन थी, डॉग को नहीं मालूम था कि उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखी जा रही है। लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, इसके अंदर देखा जाता है कि की लर्निंग कैसे होती है, एसोसिएशन के थ्रू होती है। देखते हैं कैसे। फर्स्ट स्टेज पे क्या किया, कुत्ते के सामने खाना रखा गया, उसकी लार टपकी, ये नोट किया गया। फिर क्या किया, कुत्ते के सामने बेल बजाई लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ। खाने को यहाँ पे बोला गया यूएस, यूएस मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, सॉरी अनकंडीशनल स्टिमुली। अनकंडीशनल स्टिमुली क्या होती है, अनकंडीशनल स्टिमुली इसको क्यों बोला गया है, क्यों, क्योंकि जो खाना है बायोलॉजिकल नीड है तो इसको अनकंडीशनल मानेंगे, इसलिए अनकंडीशनल स्टिमुली है हमारा खाना, और उसकी वजह से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया यूआर। अब इसको यूआर को अनकंडीशनल रिस्पॉन्स इसलिए कहा गया क्यों, क्योंकि सेलिब्रेशन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसके अंदर डॉग को कुछ स्पेसिफिक करना नहीं पड़ा, बस उसके सामने खाना आएगा और वो सेलिब्रेट कर देगा। तो ये क्या था हमारा यूआर। सीएस थी हमारी बेल, बेल क्या है हमारा कंडीशन स्टिमुलस, यहाँ पे हम कंडीशन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं खाने के साथ फूड को, इसलिए हमने इसको कहा है कंडीशन स्टिमुलस। बेल क्या है हमारा कंडीशन स्टिमुलस, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। सेकेंड स्टेज पे क्या किया गया, डॉग के सामने खाना और फूड साथ में रखा गया और ये बहुत टाइम तक करा गया। खाना और फूड साथ में रखा गया, मतलब यहाँ पे यूएस और सीएस को जोड़ दिया गया और उससे डॉग को क्या होता है यूआर, यूआर उसका रिएक्शन होता है क्या, सेलिब्रेशन, उसको यूआर सेलिब्रेशन होता है क्यों, खाने की वजह से। लेकिन बहुत टाइम तक ऐसा हुआ तो एक टाइम क्या हुआ, थर्ड जो ऑब्जर्वेशन हुई उसमें क्या हुआ, सिर्फ बेल बजाई गई और डॉग को क्या हो गया, सेलिब्रेशन हो गया। जब ये सेलिब्रेशन बेल की वजह से आई तो इसको हमने कह दिया सीआर, क्योंकि क्यों, अभी कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया है, हमने यहाँ पे खाने को और फूड को एसोसिएट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे यूआर जो सेलिब्रेशन था उसको सीआर ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एसोसिएशन, जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन हो गया सेलिब्रेशन को। पहले जो ये खाना था उसको खाने की वजह से सेलिब्रेशन होती थी, लेकिन अब उसको बेल की वजह से ही सेलिब्रेशन हो गया। क्यों, क्योंकि उसके अब दिमाग में लर्निंग हो चुकी है कि जब जब बेल बजेगी तो खाना भी साथ में आएगा ही, इसलिए वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारी रिसेस का पीरियड। जब भी लंच होता है तो हमें टाइम से याद नहीं रहता, जैसे वो बेल बजती है ना हमें याद होता है अरे अब तो खाने का टाइम हो गया। तो वही क्या है, एसोसिएशन है, और उसी से क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। और यही हमारी थ्योरी है लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, जिसके अंदर एसोसिएशन और सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल यूज किया गया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी हमें, किसके ऊपर थी ये थ्योरी, चूहे के ऊपर थी। किसके ऊपर थी, चूहे के ऊपर। किसने दी थी है, बीएफ स्किनर ने दी थी। इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, चूहे पे एक डब्बे में, जिसको कहा गया था स्किनर बॉक्स। इसको आरएस थ्योरी कहते हैं। अब इसको आरएस थ्योरी कहते हैं क्योंकि पहले इसमें रिस्पॉन्स हुआ, फिर इसके अंदर स्टिमुलस आया। रिस्पॉन्स इसके अंदर क्या हुआ था, उन्होंने एक डब्बे के अंदर चूहे को पैक किया, बंद करा हुआ था, और चूहे का जो बेसिक नेचर होता है रनिंग होता है, वो उसके अंदर भाग रहा था और अचानक से उसका पैर एक लीवर पे पड़ा जिससे उसको खाना मिला। तो उसने बहुत सारे ट्राई और एरर करा और एक टाइम पे ऐसा हुआ कि उसको मालूम पड़ गया कि यहाँ पे वो लीवर है जिसको प्रेस करते ही मुझे खाना मिलेगा। तो उसने पहले यहाँ पे रिस्पॉन्स किया, फिर उसको स्टिमुलस मिला, फिर खाना मिला, इसलिए इसको आरएस थ्योरी बोलते हैं, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी बोलते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू रीइंफोर्समेंट। बिहेवियर का मॉडिफिकेशन हुआ कैसे, रीइंफोर्समेंट के थ्रू। रीइंफोर्समेंट क्या था हमारा, खाना, कोई भी रिवॉर्ड हमारा रीइंफोर्समेंट कहलाता है। और इस रीइंफोर्समेंट के थ्रू जो चूहे का था बिहेवियर क्या हुआ, मॉडिफाइड हुआ। कैसे, अब उसको मालूम पड़ गया, उसने लर्न कर लिया कि कहाँ पे प्रेस करना है और मुझे खाना मिलेगा। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर का थ्रू रीइंफोर्समेंट। ये हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक बच्चे को अच्छे कामों पे रीइंफोर्स करते हैं, उसको बोलते हैं शाबाश, उसे चॉकलेट देते हैं, तो क्या होता है, उसका बिहेवियर रीइंफोर्स होता है। वो सोचता है अच्छा मुझे ये करने पे अच्छा बोला गया तो मैं ये काम फिर से करूंगा, यहाँ पे उसका बिहेवियर मॉडिफाई किया जा रहा है। तो ये है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू रीइंफोर्समेंट। रैट एक्सपेरिमेंट था, इसके कुछ 3 प्रिंसिपल्स है, 3 से 4। पहला पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जहां पे प्लेजर हो, जहां पे अप्लॉज हो, वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जहां पे अनप्लीजेंट चीजें होती है, वो होता है हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। शेपिंग और चेनिंग, सबको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। शेपिंग क्या होता है, शेपिंग होता है जब हम एक बच्चे को किसी गोल की तरफ उसके स्टेप्स बताते हैं कि आपको पहले ये करना है, उसको शेप देते हैं कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड करना है, ये होती है हमारी शेपिंग। शेपिंग में हम उसको हर एक स्टेज पे रीइंफोर्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चेनिंग क्या होती है, हम किसी एक गोल को स्टेप में तोड़ते हैं, टास्क में तोड़ते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर टास्क में, ताकि बच्चा उसको इजिली कर सके, उसको हम चेनिंग कहते हैं। चेनिंग बैकवर्ड भी हो सकती है और फॉरवर्ड भी हो सकती है, और इसका हमेशा रीइंफोर्समेंट एंड में दिया जाता है। तो ये था डिफरेंस शेपिंग और चेनिंग में। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ये थी हमारी थ्योरी लर्निंग की, यहाँ पे हमने पूरी लर्निंग पढ़ी। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया हो।
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, ये एक हर्डल बन जाती है हमारी लर्निंग में। वो अलग अलग तरह की हो सकती है, ये काफ़ी सारी मैंने लिखी हैं, ये सीटेट के पर्पज से सफिशिएंट है। और भी हैं इसमें बट दे आर सफिशिएंट फॉर सीटेट। अगर आप सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं तो ये सफिशिएंट है। और अगर आप और भी जानना चाहते हैं और भी डिसेबिलिटीज़ के बाद, तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, वी कैन ईजिली टेल यू, या उस पर हम लोग फर्दर कोई वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव। फर्स्ट इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया विच इज रीडिंग डिसऑर्डर। रीडिंग डिसऑर्डर, इसमें बच्चे को पढ़ने में बेसिकली रीडिंग में प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी सारी इसमें प्रॉब्लम्स है। जैसे बच्चे ने स्किप कर दिया बीच में और वो बहुत ज़्यादा स्किप कर रहा है। एक बार उसने रीडिंग स्टार्ट की, उसे पता नहीं है कि मैंने स्टार्ट की थी, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, फिर वो एक लाइन छोड़ दी, उसने 2 लाइन छोड़ दी, काफ़ी ज़्यादा, तो उससे रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। काफ़ी सारे इसके सिम्टम्स हैं, जैसे कि उसने वर्ड छोटे बड़े लिख रहा है। एक हमारा एक वे होता है, जैसे कि मैं एक लाइन में लिख रही हूँ, उसका क्या है, वो ऊपर नीचे लिख देगा। हिंदी में जैसे हम ऊपर जो लाइन बनाते हैं, उस लाइन को ना बनाना, उसे टेढ़ी मेढ़ी बनाना, या फिर वर्ड्स नहीं लिख पाना ठीक से। राइटिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ये नॉर्मल बच्चों के साथ भी आता है कि उनकी राइटिंग गंदी, बट इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं कि हाँ, ये उनसे ही हम पता करते हैं कि हाँ डिस्ग्राफिया। हम किसी को भी नहीं बोल सकते कि इसे लर्निंग डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट इज डिसकैलकुलिया। बेसिकली मैथमेटिक्स। इसमें याद रखिए, अभी कोई भी स्टूडेंट में जैसे पूछा जाता है कि जैसे किसी बच्चे को प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में, किसी सिंबल्स में प्रॉब्लम है उसे मैथ्स के, तो उसमें आपको डायरेक्टली सीधे ये आइडिया लगा देना है कि वो हमारा डिसकैलकुलिया ही होगा। करेक्ट, तुरंत आपको उस पर टिक कर देना है कि वो डिसकैलकुलिया है। नेक्स्ट है अफेजिया। अफेजिया लैंग्वेज। इसमें लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, प्रोडक्शन एंड कॉम्प्रीहेंशन। प्रोडक्शन मतलब उसे उच्चारण करने में, बोलने में, और कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है जैसे मैं अपने सेंस ऑर्गन ईयर से सुन रही हूँ, मुझे कोई आवाज़ लगा रहा है तो मैं सुन रही हूँ, फिर मैं मेरे न्यूरॉन्स के थ्रू वो सिग्नल मेरे ब्रेन तक जाएगा, मैं उसे इंटरप्रेट करूँगी कि हाँ मुझे कोई आवाज़ लगा रहा है। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। हमारी आइज ब्लिंक होती है, उससे भी फास्ट प्रोसेस है। तो फिर मैं तुरंत उसका रिएक्ट करूँगी, जाऊँगी या पूछूँगी क्या हुआ, मुझे कोई क्यों अंजलि आवाज़ लगा रहा है। तो ये होता है। तो इसमें बच्चे को उसे समझ तो आ रहा है, उसे कॉम्प्रिहेंशन वो समझ नहीं पा रहा कि क्या बोला जा रहा है, क्या आवाज़ लगा रही, क्या हो रहा है। तो ये है हाइपरलेक्सिया। नेक्स्ट इज हाइपरलेक्सिया, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग वर्बल लैंग्वेज एंड सोशल इंटरेक्शन। उसे समझ, अब ये दोनों में ये सेम है कि उसे समझने में प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उसे सामने मैंने लिखा है सोशल इंटरेक्शन। उसे सोशल इंटरेक्शन में भी प्रॉब्लम है, जैसे कि उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पे क्या रिएक्ट करूँ, सोशली क्या रिएक्ट करूँ, उसे ये समझ नहीं आ रहा। उसे वर्बल लैंग्वेज कैसे यूज़ करनी है अपनी, वो चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो वो है हाइपरलेक्सिस में। आप कंफ्यूज नहीं होएगा, उसे समझिए। नेक्स्ट इज डिस्प्रेक्सिया, मोटर स्किल्स। बच्चों को मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम हो रही है, वो डेवलप नहीं कर पाया, फाइन मोटर और इन सब में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट इज अलेक्सिया, रीडिंग स्लो। इसमें अब ये भी रीडिंग का है, ये भी रीडिंग है। इसमें ये है डिसलेक्सिया, ये है अलेक्सिया। डिफरेंस इज अलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे को पहले आती है रीडिंग, लेकिन वो धीरे धीरे भूल जाता है कि क्या है ये, इसका रीडिंग धीरे धीरे वो भूल जाता है। यहाँ पे उसे आती ही नहीं है स्टार्टिंग, लेकिन यहाँ पे वो स्लोली लूजेस एबिलिटी टू रीड। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक के सारे टॉपिक समझ में आ गए हो। अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको इंसिस्ट करूंगी इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, ताकि आपकी जो जितने भी कंटेंट पे वो पकड़ है बिल्कुल मजबूत हो जाए। और इसको करने के बाद, अच्छे से समझने के बाद एक बार प्रैक्टिस करिए और आपको डिफरेंस खुद दिखेगा। स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है हमारे प्रिपरेशन के टाइम पे और एग्जाम के टाइम के लिए। स्टार्ट करते हैं। पहला, सॉल्व 10 प्रीवियस ईयर पेपर एंड एनालाइज देम। कम से कम 10 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो और उनका एनालाइज करो। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो सिलेबस है, जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग है। उसके बाद आप बाजार के अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स यूज करिए, उससे प्रैक्टिस आपकी और बेटर होगी।
नेक्स्ट है हमारा गिव रिवीजन टू योर फाइनल सिलेबस और नोट्स। यहाँ पे फाइनल सिलेबस और नोट्स क्या है, हमने अलग अलग जगह से अपना कंटेंट लिया है, थोड़ा यूट्यूब से, थोड़ा किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स होंगे, थोड़ा आपके डीएड के नोट्स होंगे, आपने जहाँ से कहीं और से पढ़ा होगा साइकोलॉजी वगैरह वहाँ के नोट्स होंगे, उन सबको कंपाइल करो और एक नोट्स बनाओ। ऐसा ना हो एग्जाम टाइम पे, एग्जाम में 1 महीना है और हम यहाँ और यहाँ से पढ़ रहे, नहीं, एक जगह नोट्स को कंपाइल कर लो और बस इसी की रिविजन करते रहो मल्टीपल टाइम्स और प्रैक्टिस करिए। बेस्ट तरीका है और हमेशा काम करता है। उसके बाद है इजी वीजी फर्स्ट। अब इजी वीजी फर्स्ट क्या है, जहां पे आपकी पकड़ सबसे अच्छी है, जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा है, उसको एग्जाम टाइम पे प्रेफरेंस देना और प्रैक्टिस सेट करते हुए भी प्रेफरेंस देना, ताकि आपकी स्पीड उसमें अच्छी होगी, वो आपसे जल्दी होगा और आपके मार्क्स जल्दी गेन होंगे, ऐसे आपके टाइम कम यूज होगा। और नेक्स्ट चीज मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगी कि आप सीडीपी और मैथ्स लास्ट में करें। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजों के अंदर आपको अलग से सोचना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी प्रोसेस करनी पड़ती है। लेकिन और सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपने क्वेश्चंस देखा, ऑप्शन देखा और आपको मालूम है क्या गलत है, या तो सही है, या तो आपको पता होगा या नहीं होगा। लेकिन सीडीपी और मैथ्स में आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। तो पहले इन सारे टॉपिक और सीडीपी और मैथ्स को छोड़ के सब कुछ कर लीजिए, फिर लास्ट में सीडीपी और मैथ्स करिए और उसको अच्छे से टाइम दीजिए। नेक्स्ट है अटेम्प्ट ऑल। भाई सारे के सारे आंसर्स करो, सारे क्वेश्चंस करो, हर पे कोई ना कोई टिक जरूर लगाना। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फायदा उठाओ उसका। क्या पता आपका तुक्का सही लग जाए। अब तुक्के लगाने के कुछ तरीके हो जाते हैं जिसको कभी कभी काम कर जाते हैं। पहला, कभी भी बच्चा गलत नहीं होता। याद रखना, किसी भी आंसर में किसी पॉइंट पे अगर बच्चे गलत कह रहे हैं तो वो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ये एलिमिनेशन की बहुत अच्छी ट्रिक है। एलिमिनेशन आप करोगे, आपके चांसेस हैं कि जो आंसर आपको नहीं आते हैं वो सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलिमिनेशन का पहला तरीका, कभी भी बच्चे की गलती नहीं निकालनी। दूसरा तरीका, जो आंसर सबसे बड़ा है ना, बहुत बार चांसेस होते हैं कि वो आंसर हो। और नेक्स्ट, देखो कि कौन सा आंसर आपके क्वेश्चन से रिसेंबल कर रहा है। अगर रिसेंबल कर रहा है तो चांसेस है कि वो होगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया आपको कैसे आंसर्स को अटेम्प्ट करना है, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप और ऐसी वीडियोस चाहते हैं, ऐसी कंपाइल वीडियोस चाहते हैं हर सब्जेक्ट की, तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट आपको कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, हम जरूर बनाएंगे। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए यार, बहुत मेहनत करिए। प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।